नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ स्वतंत्र भारत की राजनीति अध्याय दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसका ये पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम प्रस्तुत करने वाले हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। यानी विपक्षी पार्टियां, जैसे कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे थे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी हम पढ़ रहे थे कांग्रेस पार्टी जो थी वो इकलौती एक ही पार्टी थी जो लगातार तीनों चुनावों में जीतती जा रही थी। ठीक है, हमने ये भी जाना कि वो क्यों जीतती जा रही थी। ठीक है, और एक 1957 में जन द्वितीय आम चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी बनी मगर उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन सी पार्टी विपक्षी पार्टियां उद्भव आए और इसका असर कांग्रेस पार्टी पर क्या पड़ा। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थे। ऐसा नहीं था कि जब जो तीनों चुनाव हुए थे उन समय भारत में एक भी विपक्षी पार्टी नहीं थी। विपक्षी पार्टी तो थी, वो ज़्यादा मजबूत नहीं थी और उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो तैयारी थी वो अच्छी नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए हैं। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवन विपक्षी पार्टियां थीं। यानी उस समय हमारे भारत में जब चुनाव स्टार्ट हुए 1951 से 52 पहला चुनाव हुआ। ठीक है, और जब से चुनाव स्टार्ट हुए सबसे हमारे भारत में विपक्षी पार्टियां थीं, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ। अन्य पार्टियां विपक्षी पार्टियां थी मगर उनकी जो नींव जो थी, उनके जो नेता जो थे वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कई पहले बन चुकी थीं। यानी मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टियां तो ऐसी थी कि स्वतंत्रता के बाद बनी, उससे कुछ समय पहले बनी। जैसे कि 1948 में कौन सी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। ठीक है, ऐसी ऐसी पार्टियों का उद्भव हुआ था। ठीक है, इनमें से ने 60-70 के दशक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1952 के चुनावों से कई कई पहले बन चुकी थी। उन्होंने 1970 से 1960 से 1970 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टियों ने खोज सकती थी। यानी 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है आज की कांग्रेस गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें। ठीक, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लगभग वो इन 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर में प्रतिनिधि मिल गया। यानी अब जैसे कि जो विपक्षी जो पार्टी जो थी, इतना तो उनको मिल गया कि लोकसभा और विधानसभा में कि उस समय पर विपक्षी दल था। यानी कहीं कहीं पर विपक्षी दल को सीटें मिली थी और जीते भी थे। फिर भी इन दलों को मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। यानी किस जिन्हें आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र में क्या है, जब तक हमारे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक हमारा लोकतंत्र अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत होगा, हमारी सरकार इतना ही अच्छा काम करेगी और उसको डर होगा कि अगर मैंने अब की बार काम नहीं किया तो मुझे जनता नहीं चुनेगी। इसीलिए विपक्ष जब तक अपनी बात को नहीं पूछता कि ये बिल कैसे आया, क्या हुआ, लेकिन विपक्ष कमज़ोर होगा तो सरकार अपनी मनमानी चलाएगी और उसकी हुकूमत चलेगी। और विपक्ष मजबूत होंगे तो सरकार अपने दबाव में काम करेगी और अच्छा काम करेगी और इससे हमारे लोकतंत्र की छवि और ज़्यादा बढ़ेगी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। यानी जो दल जो थे, इन्होंने जो ये कानून वगैरह लाए, संशोधन वगैरह लाए, उनकी आलोचना भी की, सुचिंतित भी किया, उसमें संशोधन करने की बात भी कही कि ये क्यों लाए हो, क्या फ़ायदा, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा और देश को क्या फ़ायदा होगा। सभी के बारे में बहसें होती गई, नीतियों जो जो नीतियाँ उसने बनाई। ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होती हैं। इस लोक आलोचनाओं में सिद्धांतों का बल होता था।
विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। अगर ये यहाँ पर कंपटीशन नहीं करते, यानी इससे प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अगर बात नहीं पूछते कि ये कैसे बिल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी तानाशाही हो जाती और मन मर्जी से चलती। तो इसीलिए इस पार्टी में शक्ति संतुलन भीतर होता गया। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना को, ठीक है, इन दलों जो विपक्षी जो दल आए, ठीक है, विपक्षी दल दो आए, जो विपक्षी पार्टियां थी, लोकतंत्र की राजनीति विकल्प की संभावना को जीवित रखा। यानी अब भी लग रहा था कि जब ये विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ तो सभी को कुछों को उम्मीद थी कि हमारी सरकार बन सकती है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की पार्टी है वही हर बार जीतेगी। जनता के सामने दूसरे विकल्प क्या थे, मौजूद थे। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने को रोका। ठीक है, अब इस लोकतंत्र विरोधी कोई बात ना हो जाए, उसको सब कुछ उन्होंने रोक लिया। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। जो विपक्षी पार्टियों के ही नेता निकले थे जिन्होंने बदलाव की मांग की थी, परमाणु हथियारों की मांग की थी, अन्य चीज़ों की मांग की थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारंपरिक सम्मान का गहरा भाव था। ठीक है, शुरुआती सालों में अगर बात करी जाए, हम 1952 के चुनाव से विपक्षी दलों का जब उद्भव हुआ, उनके नेताओं के बीच ज़्यादा मतभेद नहीं था। ठीक है, पारंपरिक सम्मान का बहुत बड़ा गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश के शासन संभाला था, क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय के बीच क्या था, अंतरिम सरकार ने क्या चलाई थी, शासन चलाया था। ठीक है, तो उसके बाद मंत्रिमंडल में डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। यानी उस समय पर भी क्या है, कांग्रेस के सामने विपक्षी नेता शामिल थे। अंतरिम सरकार में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशल पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। यानी उस समय के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्रधानमंत्री, वो क्या थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। यानी उसकी बातों को ज़्यादा तरीक़ा से वो मानते थे कि उसमें वरिष्ठ नागरिक भी थे, क्योंकि वो एक जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस से ही निकली है 1948 में। आचार्य नरेंद्र देव ने उसकी स्थापना की थी, तो इसीलिए उनका वो ज़्यादा वो करते थे, उनकी तरफ झुकाव था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। यानी कम्युनिस्ट जो नेता थे उनको भी क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने न्योता दिया, आप भी सरकार में आइए। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इस किस्म की निजी रिश्ता और प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिष्ठा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। यानी अब जो विपक्षी जो था, अगर सब इसमें शामिल कर लिए गए तो क्या विपक्ष की जो भूमिका जो थी वो ढीली होती चली गई। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एक अनूठा था। यानी पहला एक कदम जो था वो बहुत ही अनूठा था। यह राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। आपको पता है आंदोलन की चरित्र समावेशी, और इसकी अगुवाई किसने की थी, कांग्रेस ने की थी। इसीलिए तो ये विरासत में इसको हासिल हुई थी, जीतें। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की एक तरफा विभिन्न समूह वर्ग हितों के लोग आकर्षित थे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, ये जो सरकार है, जैसे कि 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल है ये पूरा। बाएं और ये जहाँ पर आप देख सकते हो कि बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद पहले हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री नेहरू, चक्रवर्ती गोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो हमारी प्रेस हैं, प्रेस मिनिस्टर, जॉन मथाई, जगजीवन राम आदि नेता थे। ठीक है, हम इनको देख सकते हैं।
सामाजिक एवं विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम शतरंग पार्टी भी इसको बोलते हैं। एक व्यापक गठबंधन शतरंग पार्टी, और मैं आपको एक बार और बता दूं, शतरंग पार्टी कांग्रेस को इसीलिए कहती थी क्योंकि कांग्रेस में हर समूह, हर वर्ग, हर धर्म के लोग शामिल थे। यानी नरमपंथी, कट्टरपंथी, चरमपंथी, यानी सभी, और निम्न जाति, उच्च जाति, मध्य वर्ग, सभी इसमें शामिल थे। पूंजीपति, उद्योगपति, यानी सभी लोग इसमें शामिल थे। पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी लोग के शामिल होने के बाद इसको हम शतरंग पार्टी का नाम से जानी जाती है ये। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति, हर हित समूह को अपना अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों का महत्व मिलना शुरू हुआ। यानी शुरुआत में तो क्या था, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, उसका ही डंका था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो लोगों की क्या है, नज़रिया भी बदलता गया, उनका जो उन नेताओं के प्रति जो प्यार था वो भी क्या है, धीरे धीरे घटता चला गया। ठीक, इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्से में हम देश की राजनीतिक अन्य दौर की चर्चा करेंगे। हम पढ़ लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता कहाँ थे? हिंदू महासभा के नेता हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जो भारतीय जनसंघ जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर अपने मतभेदों को चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया इन्होंने। ठीक, संविधान सभा के सदस्य थे ये। लोकसभा सदस्य, कश्मीर की स्वतंत्रता देने के खिलाफ थे, यानी जो कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त जो दिया गया था आर्टिकल 360, तो उसके खिलाफ थे ये कि इसको विशेष दर्जा क्यों दिया जा रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मंत्रिमंडल, यहाँ की विधानसभा, यहाँ का सब कुछ अलग हुआ, ये भारत से कोई लेना देना नहीं है इसको, तो इसीलिए वो खिलाफ थे इससे। कश्मीर नीति का जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए, तो उसका प्रदर्शन भी किया इन्होंने, विरोध भी किया, गिरफ्तार हुए, हिरासत में इनकी मौत हो गई। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जनसंघ के बारे में। देखिए जनसंघ क्या है। जनसंघ के बारे में हम जानते हैं, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, मैंने जो अभी आपको पढ़ाया। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्र सेवक संघ यानी RSS राष्ट्रीय सेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से विभिन्न है। जो जनसंघ जो एक संगठन था, ये अन्य विचारधाराओं से अलग है। इसकी विचारधारा अलग है। इसकी विचारधारा ये है कि एक देश, यानी ये आपको लिखने के लिए आ सकता है कि एक देश, यानी एक देश होना चाहिए, हमारा देश है भारत। एक संस्कृति, यानी एक संस्कृति होनी चाहिए भारत में। एक राष्ट्र, यानी एक देश की एक संस्कृति और एक राष्ट्र होना चाहिए, के विचार पर जोर दिया था। यानी इसका मतलब है कि जो जनसंघ जो था, जो RSS और हिंदू महासभा जो थी, ये चाह रही थी कि भारत एक देश है, इसमें एक ही संस्कृति यानी हिंदू धर्म होना चाहिए, एक ही राष्ट्र के अंदर अन्य धर्म नहीं होने चाहिए, अन्य जाति समूह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक संघ, वो एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की बात करती है। तो आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा संगठन था। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक व प्रगति से ताकत बन सकता है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो भारत बहुत आगे पहुंच सकता है, ये जनसंघ कहता है। जनसंघ ने भारत की पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही है। ये भी जनसंघ कहता है, RSS कहती है कि हम
पाकिस्तान को अपने में मिला देंगे तो हमारा भारत अखंड हो जाएगा, यानी भारत को अखंड करने की बात कहते हैं, जो 1947 से पहले था। ठीक, अंग्रेजों को हटाकर अंग्रेजी को हटाकर क्या यहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। ये जो पार्टी थी अंग्रेजी को हटाकर, यानी अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में ये पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने के बात का विरोध किया। यानी इस पार्टी ने, इस संगठन ने धार्मिक जो लोग हैं, सांस्कृतिक हमारी कल्चरल, अल्पसंख्यक जो छोटा जो समूह है, जो छोटे जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, ठीक है, इनका रियायत देने की बात का विरोध इन्होंने किया कि इनको रियायत क्यों दी जा रही है। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया, यानी परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की परोपकारी की कि भारत भी आणविक तैयार, यानी भारत भी क्या है, परमाणु संपन्न देश होना चाहिए, ये भी संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए। अपने आप में संप्रभु राष्ट्र तो है, मगर इसके पास इतना होना चाहिए, हमारे पड़ोसी देश के पास हथियार हैं तो हम पर वो कभी भी हमला कर सकता है, तो इसीलिए हमें उसके बराबर का कद का होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या थे, ये चाह रही थी जनसंघ कि हमारे भारत को जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। 1950 में, यानी 1900 पहला जो आम चुनाव हुआ और दूसरे आम चुनाव में इसकी ज़्यादा भूमिका अच्छी नहीं रही। 1952 के चुनाव में मात्र 3 सीटें ही इसको सफलता मिली, 3 सीटें मिली, और 1957 जो दूसरे आम चुनाव में इसको 4 सीटें मिली। ठीक, शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषा राज्य मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की शहरी इलाकों में ही समर्थन मिला था, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हिंदू बोलते हैं, और अंग्रेजी तो दक्षिण भारत में ज़्यादा बोली जाती है, और अंग्रेजी को लेकर ही दक्षिण भारत में क्या था, आंदोलन चला था, द्रविड़ आंदोलन। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी जो आज बीजेपी जो है, इसकी जड़ें इसी में से हैं। ठीक है, और एक और बात दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 से 1968 तक इनकी जीवन काल चला। 1942 से राष्ट्रीय सेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे थे पूरे समय तक, पूरा जीवन, यानी जब से वो जुड़े 1942 से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं ये, ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, मगर ये क्या है, सदस्य हैं। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष बने, पहले महासचिव थे फिर अध्यक्ष बने, और समग्र मानवता सिद्धांत के प्रणेता हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी जनसंघ के बारे में, और ये चैप्टर होता है आज ख़त्म। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको ये इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कार्टून में आ जाता है क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है कि ये नीचे जो हैं ये विपक्षी, यानी ये देखो, इस पहले मैं आपको इसमें पढ़ा देता हूँ। रस्साकसी, यानी 29 अगस्त 1954, यानी चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोग बैठे हैं। पेड़ के नीचे विपक्षी नेताओं A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.G. चटर्जी, श्रीकांत नायर, सरदार हुकम सिंह को दिखाया गया है। विपक्षी नेता पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसमें दिखाया गया है कि जब 1952 यानी दूसरा आम चुनाव हो गया और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया अच्छी तरीक़ा से, भारी भरकम 364 सीटों से, तो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी तो वो बहुत ज़्यादा सीटों से लाई, मगर इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं ये नेता, और ये आराम से बैठे हैं ये सभी, कौन, कांग्रेसी नेता, और इसकी तरफ देख रहे हैं हाथ बांध के विपक्षियों की तरफ, मगर ये अपना पसीना छोड़ रहे हैं कि ये कौन है, विपक्षी दल, और ये है उस समय पर केंद्र में जो सरकार थी। मगर कोई टेंशन, मैं आपको कार्टून पर आधारित एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी, आपका उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आपको यानी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको इसके अच्छे नोट्स चाहिए तो आप इस पर मैसेज करते हैं।
इस पर आप मैसेज करें और आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।